फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आज है 25 अप्रैल। ठीक है, तो आज मैं कुछ टॉपिक्स लेके आपके सामने हूँ। आइए देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फिर एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है ट्रिप्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। अभी ये न्यूज़ में है, ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट से रिलेटेड है ये। और दूसरा है आंध्र प्रदेश के बारे में एक न्यूज़ है। कल मैंने एक न्यूज़ आइटम शेयर किया था जिसमें कि हाई कोर्ट ने 100% जो आपका वो था रिजर्वेशन था उसे हटाया था। अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया था मैंने, जबकि वो आंध्र प्रदेश है। तो उसको मैं थोड़ा करेक्ट करूँगा, वो मैं बताऊँगा आपको। तीसरा है आईपीसी की सेक्शन 188, इसका क्या मतलब है और ये क्या इंपॉर्टेंस है इस समय। चौथा है जियो रिलायंस का जो अभी गठबंधन हुआ है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और ये रिटन एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट इंटरव्यूज़ के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी है पंचायती राज डे, जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये छोटा सा आइटम है, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। पंचायती राज डे जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में और ज़्यादा जाकर के आप डिटेल में गूगल से पढ़ सकते हैं। अगर मैं कभी किसी दिन पंचायती राज पे अलग से कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसमें डिस्कस करूँगा, बट अभी आप इतना याद रखिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इस साल अभी प्रधानमंत्री ने जितने भी पंचायतें हैं उनके सभी सरपंचों से बात की है, उनके सभी मुखिया लोगों से बात करी है। तो उसकी अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग को, चाहे वो डिफर्ड लाइव हो या लाइव जहाँ भी पड़ी हो, उसको उठा करके आप देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। उसको सुनना ज़रूरी है और ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो पंचायती राज डे के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अब शुरू करते हैं ट्रिप्स के साथ। तो इसको हटा देता हूँ मैं, पंचायती राज को, ये खत्म हो गया आज। 24 अप्रैल की डेट याद रखिएगा बस। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, जो व्यापार से संबंधित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनकी बात की जाती है ट्रिप्स के अंतर्गत। ये WTO के अंतर्गत आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। और ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कोई चीज़ मैंने बनाई जो कि दुनिया में कहीं और नहीं है, ठीक है, मैंने ही बनाई है, दुनिया में किसी और ने नहीं बनाई है, तो मुझे उस पर क्लेम करना होगा कि ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मुझे उसका IPR फाइल करना होगा WTO में। ठीक है, तो ट्रिप्स ही उन चीज़ों को मैनेज करता है। किसी भी देश से अगर कोई चीज़ जाती है कि देखिए ये काम जो किया गया है वो हमारे देश ने किया है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, और हमारा इस पर पूरा जो है पूरा अधिकार है, इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारे पास है। अगर कोई इसको इस्तेमाल करेगा तो उसे हमें इसकी कीमत देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में यही होता है। तो ये ट्रिप्स का काम है मैनेज करना। ट्रिप्स कब फोर्स में आया था? 1995, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को ट्रिप्स केम इनटू फोर्स। WTO के अंतर्गत ट्रिप्स आता है। ट्रिप्स से पहले कौन था? WIPO था। WIPO को हटा करके ट्रिप्स को लाया गया है। तो WIPO जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन था, उसको हटा दिया गया है और उसके बदले में ट्रिप्स को लाया गया है। ठीक है, ये WTO के अंदर है। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में जो व्यापार को नुकसान हो रहा है, लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग देशों ने ये तय किया है कि वो अपने देश में जो सामान बन रहा है वो अपने देश में ही बनाएंगे। प्रोटेक्शनिज्म की ओर जा रहे हैं कि हम व्यापार में थोड़ी कमी लाएंगे, जो आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ी कमी लाएंगे, उसमें रिलेटेड रूल्स को चेंज करेंगे। तो ट्रिप्स ने ये सलाह दी है कि इस तरह से करना, किसी भी देश को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किसी तरह की ऐसी नेगेटिव ढील नहीं देनी चाहिए जिससे कि दूसरे देश प्रभावित हों। जैसे कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, जिनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है। तो कोविड-19 के समय में अगर आप देखोगे तो अगर आप किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री को कोई चीज़ नहीं पहुंच पा रही है, कुछ एक्सपोर्ट आप नहीं कर रहे हो कम दाम में, या फिर आपने अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल टफ कर दिए, तो वहाँ पर अगर कोई गरीब कंट्री है जो कि अपने आप से इक्विपमेंट बना नहीं सकती है, कोविड-19 से लड़ने के लिए इतनी ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो परेशानी में फंस जाएगी कंट्री। इसलिए ट्रिप्स ने अभी ये कहा है कि आप इस तरह के किसी भी तरह के ट्रेड रूल्स में बदलाव मत कीजिए, बल्कि ऐसे बदलाव कीजिए अगर करना भी है जो सबके भले के हों, जो सबके लिए फ्रेंडली हों। ठीक है, तो इसलिए अभी ये न्यूज़ में है। तो अभी ट्रिप्स से रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि जो अभी कोविड-19 का पेंडेमिक फैला था उसके दौरान ट्रिप्स जैसी संस्थाओं की भूमिका क्या है और वो किस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं, या ट्रिप्स जैसी संस्थाएं अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाईं या नहीं कर पाईं। ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, क्या कोविड-19 के पेंडेमिक के समय उनकी जो भूमिका होनी चाहिए, या विश्व स्तर पर जब कोई समस्या आएगी तो उनकी जो भूमिका होनी चाहिए, क्या वो भूमिका सराहनीय रही है या उस भूमिका में कोई कमी रही है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये इंटरव्यू से लेकर के रिटन एग्जाम से लेकर कहीं पर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में एक तरीके की विश्व युद्ध जैसी ही चुनौती है। जैसे हालात विश्व युद्ध के समय होते हैं कि चीज़ों की आवाजाही बंद है, लोग घरों में बंद हैं,
लोग जो है अनसर्टेनिटी में है, अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं, तो उस समय इन संस्थाओं का क्या काम है? एक तरीके से उन संस्थाओं की टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा कोई समय आया ही नहीं दुनिया में जहाँ पे इन संस्थाओं की जो संस्थाएं बनाई गई हैं उनकी टेस्टिंग हो सके। जैसे WHO है, उस पर तो उंगली उठी चुकी कि हाँ भाई आप जो है समय से बता ही नहीं पाए कि ये पैंडेमिक भी है, आपने देर कर दी, आपने चाइना के फेवर वाले काम कर दिए, या इस तरह के बहुत से आरोप लग रहे हैं WHO पे। तो इन संस्थाओं की अभी एक तरीके से क्या हो रही है? टेस्टिंग हो जा रही है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है और क्या ये अपना रोल निभाने में सफल रही हैं या नहीं रही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो कल का मैंने न्यूज़ आइटम शेयर किया था, इसमें मैंने अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया था कि जहाँ पे 100% जो अनुसूचित जाति क्षेत्र होते हैं वहाँ से कोर्ट ने ये कहा है कि 100% को नहीं, 100% जो टीचर्स होते हैं, जॉब सारी की सारी अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित नहीं होगी, बल्कि आपको इसको 50% कोटे में ही रखना होगा, और बाकी जो जातियाँ और जनजातियाँ हैं, अनुसूचित जातियाँ हैं, उनको भी आरक्षण देना होगा। केवल और केवल अनुसूचित जनजाति को आप आरक्षण नहीं देंगे। तो आप उसमें बस एक करेक्शन कर लीजिए, वो आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। कल मैं गलती से अरुणाचल प्रदेश बता गया था, तो आप इसको सही कर लीजिए। तो आंध्र प्रदेश में क्या किया गया है कि उन इलाकों में जहाँ पर कि अनुसूचित जनजातियों की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये नियम आया था 2000 में, सन 2001 में, कि वहाँ पर 100% टीचर्स जो होंगे वो अनुसूचित जनजाति के ही होंगे, ठीक है। इस नियम को अभी पलट दिया है कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। तो आंध्र प्रदेश कर लीजिएगा उससे। तीसरा है, अब छोटे छोटे आइटम्स हैं, तीसरा है आईपीसी की सेक्शन 188, आईपीसी की धारा 188। इसका मतलब क्या होता है? धारा 144 तो आपको पता होगी कि 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर मना कर दिया है सरकार ने किसी कारण से, तो उससे ज़्यादा 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो कार्रवाई होगी। ठीक उसी तरीके से सेक्शन 188 आईपीसी का ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 144 तो सबको याद रहता ही है, लेकिन 188 ऐसा है कि इसको भी अभी इन्वोक कर दिया गया है, इसको भी अभी उसमें फोर्स में लाया गया है। इसका मतलब ये होता है 188 का कि अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिसकर्मी को या किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी भी ऐसी अथॉरिटी को जो कि अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही है, अपना काम कर रही है, अगर उसको किसी भी तरीके से उसका काम करने से रोकता है, तो आईपीसी 188 के तहत उस पर कार्यवाही की जाएगी, और उसके लिए सज़ा का प्रावधान भी है। इसलिए 188 आप याद रखिएगा कि अगर किसी को ड्यूटी करने से रोका जाता है तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये आईपीसी 188 अभी फोर्स में आया है कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। कोरोना वायरस से रिलेटेड एक न्यूज़ आइटम और है जो आपने अभी सुन रखा होगा, आपको पता भी होगा कि गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश जारी किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर पे, पुलिसकर्मी पे या किसी भी ऐसी अथॉरिटी पे हमला करता है जो अपना काम कर रही है, जिसको काम सौंपा गया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का और इस पैंडेमिक को रोकने का, तो अगर उस पर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगर किसी तरह की प्रॉपर्टी का नुकसान वो लोग करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान जो किया है उससे दुगना उनसे वसूला जाएगा। 5 से 7 साल तक की सज़ा भी है, 6 महीने से लेकर के 7 साल तक की सज़ा भी है। तो इस तरह की चीज़ें अभी आई हैं। तो वो किस नियम में चेंज किया गया है? वो चेंज किया गया है महामारी अधिनियम, जो कि 1897 में आया था। अंग्रेज़ों के समय में भारत में 1897 में यानी 1897 में एक प्लेग महामारी फैली थी। तो प्लेग महामारी के समय में क्या हुआ था कि उस समय सरकार ने ये नियम बनाया था, जो अंग्रेज़ सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो नियम सिर्फ मुंबई के लिए लेकर आई थी, पूरे देश के लिए नहीं था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1897 का जो महामारी एक्ट है वो किस प्रेसिडेंसी के लिए आया था? मुंबई के लिए, कलकत्ता के लिए, दिल्ली के लिए, किसके लिए आया था? तो आपको आंसर देना होगा मुंबई के लिए, पूरे भारत के लिए नहीं आया था, उसे याद रखिएगा, पूरे भारत के लिए नहीं था वो। और उस समय उस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि अगर कोई हमला करेगा तो उसके लिए सज़ा दी जाएगी, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि वो आराम से कुचल लेते हैं, उनका जो तरीका था वो अलग था। हमारी भारत सरकार जो है वो, हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है वो लिबरल है। हम नहीं चाहते कि किसी को नुकसान पहुंचाएं, लोग बातों से मान जाएं। इस वजह से उस तरह की कल्पना अंग्रेज़ों ने नहीं की थी, क्योंकि उन्हें पता था वो तो पीट पाट के फांसी तक भी चढ़ा देते हैं, अगर जरा सी भी कुछ हो जाती थी तो फांसी भी चढ़ा देते थे। तो इसलिए उन्हें पता था कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उन्होंने सिर्फ ये रखा था 1897 कानून में कि अगर आप कानून का पालन नहीं करते हैं तो इसे अपराध माना जाएगा, केवल निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो अपराध माना जाएगा। ये हमला करने का तो प्रोविज़न था ही नहीं, ये अभी डालना पड़ा है क्योंकि हमले हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले अंग्रेजों ने तो सोचा ही नहीं था, उन्हें पता था हम पे कौन हमला करेगा, हमसे बड़ा गुंडा कौन है, उन्हें पता था। तो आईपीसी 188 और 1897 का जो आपका पैंडेमिक एक्ट है यानी महामारी अधिनियम है, उसे याद रखिएगा। और महामारी अधिनियम से जुड़ी हुई एक और घटना है, 1897 की ये घटना है कि उस समय
चापेकर ब्रदर्स थे पुणे में, दो, मुंबई में, महाराष्ट्र में 2 चापेकर ब्रदर्स थे। तो वो दोनों जो है, उन दोनों ने क्या किया था कि रैंड और आयर्स, ये 2 मेडिकल ऑफिसर थे, इन दोनों की गोली मार के हत्या कर दी थी। ये दोनों मेडिकल ऑफिसर जो थे, रैंड और आयर्स, ये प्लेग महामारी के लक्षणों की पहचान और उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, उनकी जांच परख के लिए आए थे। तो जब वो जांच परख करते थे तो होता क्या था कि प्लेग के केस में होता क्या है कि आपके बगल में और आपके जहाँ भी जोड़ हैं वहाँ पे ना गिल्टियाँ पड़ जाती हैं, छोटे छोटे गिल्टियाँ हो जाती हैं। तो वो गिल्टियाँ पड़ जाने की वजह से जब भी किसी व्यक्ति की जांच की जाती थी प्लेग को लेकर के, तो इन्हीं जगहों पे जांच की जाती थी कि हाँ, यहाँ बगल में चेक कर लिया, यहाँ हाथ पे चेक कर लिया, जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ वहाँ देखा कि गिल्टियाँ तो नहीं है, तो उस जगह को चेक कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि रैंड और आयर्स ये तो थे अंग्रेज़ों के यहाँ तो कोई दिक्कत ऐसी थी नहीं, वो उनका माहौल अलग है। इंडिया में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी औरत का उस समय घूंघट के अंदर भी उसको देख ले तो वो भी बहुत बड़ा अपराध और सामाजिक समस्या हो जाती थी, क्योंकि हमारा समाज इस तरीके से बना हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, रैंड और आयर्स जब बस्तियों में जाते थे चेक करने, तो उन्होंने क्या किया, औरतों को बुलाया और जैसे सबको चेक करते थे उसी तरीके से उन्होंने औरतों को भी चेक किया, उनकी बगल में हाथ डालना, उनके जगह जगह हाथ लगा करके चेक करना, जहाँ पर भी उनको चेक करना था। हो सकता है कि उनके इरादे गलत ना रहे हों, लेकिन इसको भारतीय संस्कृति पे हमला माना गया और ये जो 2 ब्राह्मण थे, चितपान ब्राह्मण थे, इन दोनों ने क्या किया कि रैंड और आयर्स की हत्या कर दी। ठीक है, तो जब ये चितपान ब्राह्मण थे, जो चापेकर ब्रदर्स जिनको कहा जाता है, ये चितपान ब्राह्मण थे, चापेकर ब्रदर्स थे, इन दोनों के नाम आप देख लीजिएगा क्या हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। तो उन दोनों ने इन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी, रैंड और आयर्स की। तो ये इतिहास की दृष्टि से या फिर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, रैंड और आयर्स का रिलेशन किससे है, 1897 की जो प्लेग महामारी है उससे है। और उनकी हत्या किसने की थी, हत्या की थी चापेकर ब्रदर्स ने। और चापेकर ब्रदर्स ने हत्या जब की थी तो उनकी हत्या तो इन्होंने कर दी, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ये कह रही थी कि ये जो चापेकर ब्रदर्स हैं, इन्होंने ऐसे ही हत्या नहीं की है, इनको उकसाया गया है। और इनको उकसाया किसने है, बाल गंगाधर तिलक का नाम आया था उसमें, कि बाल गंगाधर तिलक ने इनको उकसाया है। जो लिखते हैं बाल गंगाधर तिलक भारतीय संस्कृति को लेकर के, लोगों से कहते हैं कि हाँ आप उठकर खड़े हो जाओ, गीता की बातें करते हैं कि हाँ उसमें लिखा है कि शत्रु का दमन करो, उसे मारो, तो इन बातों को पढ़कर ही इन लोगों ने हत्या की है, ऐसा अंग्रेज सरकार ने आरोप लगाया और बाल गंगाधर तिलक को इसमें गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये घटना आप याद रखिएगा, क्योंकि 1897 से जुड़ी हुई है, इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है और ये एग्ज़ाम में आ सकती है, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं, अभी सारी घटनाएँ, सारी इंसिडेंट जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आखिरी देखते हैं जियो रिलायंस। अभी आपने सुना होगा कि रिलायंस ने जियो में जो है, जियो का जो हमारा है, जियो और फेसबुक, रिलायंस नहीं, जियो फेसबुक, नॉट रिलायंस, जियो एंड फेसबुक। तो फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया है जियो में 43,500 करोड़ के लगभग आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है, और उसमें जियो के अंदर फेसबुक ने लगभग 10% यानी 9.99 के अराउंड जो है उसने हिस्सेदारी खरीद ली है। अब ये हिस्सेदारी खरीदी है तो कुछ फ़ायदा होने वाला होगा, कुछ उनको दिखाई दे रहा होगा फेसबुक को। तो जैसा आपको पता है कि जियो की 39 करोड़ करीब सब्सक्राइबर हैं पूरे इंडिया में, और फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ करने वाले करीब 40 करोड़ लोग हैं। तो भारत जो है जियो के लिए भी और फेसबुक के लिए भी एक बहुत अच्छा मार्केट है। अब जियो की प्लानिंग ये है कि अब वो जाना चाहता है रिटेल मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। तो भारत के अंदर जितने भी रिटेल शॉप्स हैं, जितनी भी जो हमारी दुकानें होती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई होती हैं, उन सभी को जियो अपने नेटवर्क में लाना चाह रहा है। ठीक है, तो जब वो अपने नेटवर्क में लाना चाह रहा है तो इसी प्लान के साथ फेसबुक को भी लगा कि हाँ ये तो फ़ायदेमंद सौदा है, तो उसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इससे क्या होगा, अब ये इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ये रिटन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्री में शायद ही आए, क्योंकि फेसबुक ने जियो में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, ये अब एक ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी लोगों को पता है, इसलिए बहुत ही कम चांसेस है कि आए ये क्वेश्चन प्री में कि हाँ यार किस कंपनी ने जियो में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो फेसबुक ने किया है। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि फेसबुक ने किया क्यों है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो रिटन एग्जाम है जहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से कि क्या जियो और फेसबुक का जो कॉम्बिनेशन है, अब ये जो लोग आपस में मिल गए हैं, क्या इससे फेयर मार्केट क्रिएट होगा, क्या देश के अंदर एक फेयर मार्केट रह जाएगा, एक बैलेंस रह जाएगा, क्योंकि फिर तो एक तरीके की मोनोपोली हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो क्या मार्केट स्टेबल तो रहेगा, लेकिन क्या मार्केट में ऐसा नहीं हो जाएगा कि जो छोटे प्लेयर्स हैं या जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको मौका ही नहीं मिलेगा, उनके लिए फेयर मार्केट रह ही नहीं जाएगा। तो इसको लेकर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो इस पर आप थोड़े से एडिटोरियल्स आए होंगे, आप उनको देख लीजिएगा। कहीं अगर यूट्यूब पे कोई इससे रिलेटेड, जियो फेसबुक से रिलेटेड कहीं पर भी कुछ आर्टिकल या कहीं पर भी कुछ मिलता है आपको, तो आप उसको सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही 4 टॉपिक काफ़ी हैं।
और ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पांचवा भी एक था 24 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, उसको भी याद रखिएगा। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आज के लिए बस यही चारों टॉपिक हैं। और इससे पहले कि मैं आज का ये सेशन ख़त्म करूं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही मुझे ये भी बताइए कि किसी चीज़ की कमी रह तो नहीं रही है, या फिर अगर आपको कोई भी शिकायत है तो यू कैन कमेंट ऑन दी यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड